गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सेमेस्टर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग 2। मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में एक वीडियो में समझाया है कि आपको कौन से चैप्टर करने चाहिए फॉर योर 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। तो उस हिसाब से आपको जो 2 यूनिट करने चाहिए उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही हैं। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 मोस्टली थ्योरी है, तो जो बच्चे थ्योरी करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे थ्योरी प्लस सम करना चाहते हैं उनके लिए भी यूनिट 3 एंड यूनिट 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं यूनिट 3, जो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको सम भी करने हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है, थ्योरी के लिए भी ज़रूरी है, प्लस आप आगे भी जब पढ़ते हैं तो इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट है जो रिपीट होते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, आज हम क्या करेंगे, तो आज हम यूनिट 3 की जो डिफरेंशियल कॉस्टिंग है दिस चैप्टर, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसे लर्न करेंगे, यानी कि मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी। और तफावत पड़तर पद्धति इन गुजराती मीडियम यूनिट 3, मैं आपको जो कॉस्ट है उसके नाम गुजराती में बता दूंगी, इंग्लिश में तो बताऊंगी, और एक्सप्लेन आपको मैं हिंदी में करूंगी। तो ये जो तफावत पड़तर पद्धति यानी कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग है, उसमें कुछ कॉस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 2019 के क्वेश्चन पेपर को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी 2019 में भी जो थ्योरी पूछी है उसके अंदर इन्होंने ये डिफरेंशियल कॉस्ट की थ्योरी पूछी है जो इम्पॉर्टेंट है, और उसका दोबारा आने के चांसेस भी उतने बनते हैं। तो कौन कौन सी थ्योरी उसमें पूछी गई है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग 2 में जो थ्योरी पूछी है इन यूनिट 3 इज दिस वन, एक्सप्लेन 1 और 2 लाइन्स एनी 3 जो यूनिट है ऑप्शन में, ये 2 7 और ये 3 पर आपको आपकी जानकारी के लिए कि ये 70 मार्क्स का पेपर है, यानी अगर हमारा 50 मार्क्स का पेपर आता है तो इसमें ये चैप्टर भी थ्योरी के साथ निकल जाएगा। तो कौन कौन सी थ्योरी पूछे 2019 में, एक्सप्लेन इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट डिसीजन एंड एक्सप्लेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो 7 मार्क्स में पूछा है, और साथ में 3 मार्क्स के लिए 1 और 2 लाइन में ये ऑब्जेक्टिव में पूछी गई थ्योरी है, यानी कि सारी कॉस्ट ही है। ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा हो कि हमें 1 और 2 लाइन में एक्सप्लेन करने को पूछे, वैसे हमारे साथ ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। तो लंबे क्वेश्चन और सीधा फिर एमसीक्यू, या तो फिर एमसीक्यू के चांसेस हैं या तो फिर नहीं। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कॉस्ट पूछे जाएंगे। तो मैं आपको जो कॉस्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ ना, बहुत बड़े डिटेल में नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर। तो डिफरेंशियल कॉस्टिंग में पेज नंबर 4 से यहाँ से ये सारी कॉस्ट शुरू होती है। ओके, सबसे पहले है मार्जिनल कॉस्ट। तो व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, तो मैंने ये देखो यहाँ पर मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया जो आपको भी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। दीज आर द पॉइंट्स। ये पॉइंट्स अगर आप एक बार देख लें एग्ज़ाम के लिए, तो भी आप अगर 7 मार्क्स में पूछते हैं या 10 मार्क्स में भी पूछते हैं तो आप बहुत अच्छा खासा लिख सकते हैं। नाउ सो मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करती है। सो मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली वेरिएबल, डज नॉट इंक्लूड फिक्स कॉस्ट। ओके, और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, तो आपका जो सेकेंड लाइन है हियर, फ्रॉम हियर देयर इज अ डेफिनेशन, एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन एन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज एडेड और डिडक्टेड द डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट इज मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि किसी भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे, देखो मैंने डेफिनेशन को इतने में समाया, एक यूनिट बढ़ाने या कम करने से आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस इज द साइन ऑफ चेंज, आपकी टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है दैट विल कॉल मार्जिनल कॉस्ट। गुजराती में मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि उसमें चलित खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट यानी चलित खर्चा नहीं होता है, और चलित खर्चा ही होता है, और स्थिर जो फिक्स्ड है दैट इज अ स्थिर खर्च उसमें नहीं होते हैं। ओके, नाउ उसमें अगर हम आगे देखें तो फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज एटलीस्ट इन शॉर्ट रन। आप सबको पता है कि जो फिक्स खर्च होते हैं वो शॉर्ट रन में यहाँ पर चेंज नहीं होते हैं। और दूसरा है यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। यस, मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग। आपको फैसले लेने हों आपके बिजनेस में तो मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होते हैं समटाइम्स मिसलीड करता है, क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट होता है जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो डिसीजन लेने के लिए आपको ये बहुत काम का होता है। ओके, सो मार्जिनल कॉस्टिंग में आप अगर इतना भी कर ले तो भी बहुत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मार्जिनल कॉस्ट अवर नेक्स्ट इज रिलेवेंट कॉस्ट। ओके, चलिए
ये है हमारा रिलेवेंट कॉस्ट। रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब होता है संबंधित पड़तर। रिलेवेंट कॉस्ट किसे कहते हैं? तो रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं कि जो आपके डिसीजन से अफेक्ट होता है, मतलब वट एवर द डिसीजन यू वांट टू टेक, रिलेवेंट कॉस्ट उसे कहते हैं, उस कॉस्ट को कहते हैं जो आपके डिसीजन से फ़र्क करता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ। सपोज आपको फैक्ट्री बंद करनी है, आप सोचते हैं कि नेक्स्ट मंथ से आई विल क्लोज, आई विल शट डाउन माई फैक्ट्री। तो अगर आप अपनी फैक्ट्री बंद करना चाहते हैं तो सैलरी है, वर्कर्स के वेजेस हैं, मटेरियल कॉस्ट है, ये सारे रिलेवेंट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि आप अगर फैक्ट्री बंद करेंगे तो आप प्रोडक्शन बंद करेंगे तो मटेरियल का खर्चा नहीं होगा। दूसरा, आप अगर प्रोडक्शन ही बंद कर देते हो तो यू डोंट नीड अ वर्कर, वर्कर की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा। सो ऑल दीज कॉस्ट आर इररिलेवेंट कॉस्ट, सॉरी ऑल दिस कॉस्ट आर रिलेवेंट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि ये सारी जो कॉस्ट है उसको फ़र्क पड़ता है, ये सब ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन कुछ खर्चे हैं जिसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, आपने जो फैक्ट्री की जो जगह है अगर वो रेंट पर ली है तो वो जो रेंट है वो आपको देना पड़ेगा। आप फैक्ट्री बंद कर रहे हैं लेकिन आप फैक्ट्री वापस नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी फैक्ट्री को अपने अंदर ही रखते हैं, तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। अगर आपने लीज पर ली है तो आपको लीज पे करना पड़ेगा। तो इन दैट केस ऑल दिस कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज अ इररिलेवेंट कॉस्ट। समझ में आया? रिलेवेंट कॉस्ट जो डिसीजन से फ़र्क करता है मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। रिलेवेंट कॉस्ट को ध्यान में लेना बहुत ज़रूरी है। इररिलेवेंट कॉस्ट आर नॉट नेसेसरी टू बी टेकन इनटू, क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं फैक्ट्री शट डाउन करने का, अगर आपने 25 साल 50 साल के लिए लीज पर ली हुई है तो आपको लीज पे करना है, तो वो चीज़ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके, नाउ दूसरे रिलेवेंट कॉस्ट में आपकी बुक देखिए, उसमें इस तरह से है रिलेवेंट कॉस्ट, फिर उसके नीचे 1, इस तरह से 2, 3, इस तरह से आपको अलग अलग करके पॉइंट्स दिए हुए हैं। दीज आर कंसिडर्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपको थियोरी में ऐसा पूछते हैं कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट, तो आप वो सब लिख सकते हैं। सबसे पहला है फ्यूचर कॉस्ट। यस, रिलेवेंट कॉस्ट ऑलवेज अ फ्यूचर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जिस फैसले से आपकी जो कॉस्ट को फ़र्क पड़ता है उसे रिलेवेंट कॉस्ट कहते हैं, और वही कॉस्ट को फ़र्क पड़ेगा जो होनी बाकी है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, उस कॉस्ट को क्या फ़र्क पड़ेगा। इसलिए रिलेवेंट कॉस्ट ऑलवेज फ्यूचर कॉस्ट। और इसका दूसरा भी आप उसके साथ ये लिख सकते हैं कि रिलेवेंट कॉस्ट नेवर बी अ पास्ट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट जो हो चुकी है वो नहीं हो सकता। दूसरा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव। अलग अलग ऑल्टरनेटिव के लिए रिलेवेंट कॉस्ट डिफरेंट है। अगर आप मशीन से ही अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो मशीन रिलेटेड सारी कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट होगी। फिर वेजेस बढ़ते हैं या कम होते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप लेबर का ही यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो मशीन के सारे खर्चे इररिलेवेंट कॉस्ट होंगे। समझ में? सो इट टोटली बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। नॉट अवेलेबल फ्रॉम बुक्स। जरूरी नहीं कि सारी रिलेवेंट कॉस्ट बुक में ही अवेलेबल हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बुक्स में अवेलेबल ना भी हो। सपोज अ पर्सनस लॉयल्टी, एक इंसान है जो आपकी फैक्ट्री में 25-50 साल से काम कर रहा है, उस इंसान की लॉयल्टी आपकी बुक में नहीं दिखेगी, दिखा ही नहीं सकते, पर वो रिलेवेंट है। अगर आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं तो उसकी नज़रों में आपकी जो रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाती है, लॉयल्टी तो वहीं रहती। तो लॉयल्टी को भी फ़र्क पड़ता है, लॉयल्टी और भी बढ़ सकती है। या फिर आप उसे दिवाली पे एक स्पेशल गिफ्ट देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि मनी टर्म्स में ही हो, तो ये सब चीज़ें बुक्स में अवेलेबल नहीं हैं। कैश फ्लो, रिलेवेंट कॉस्ट ऑलवेज अ कैश फ्लो, यानी कि जो कैश में कंसिडर हो सके उसी कॉस्ट को रिलेवेंट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट मे बी इरेलीवेंट समटाइम्स। हम ऐसा मानते हैं कि सारी वेरिएबल कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट है, लेकिन कई बार वेरिएबल कॉस्ट भी इरेलीवेंट हो सकती है। आपने 1.5 लाख का मटेरियल खरीद के रख दिया गोडाउन में, ये सोचिए कि अहमदाबाद में बहुत गर्मी होती है, कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पता चलता है कि गर्मियों में बारिश हुई और अचानक मौसम चेंज हो गया और गर्मी नहीं पड़ रही है। तो दैट कॉटन जो हमने वेरिएबल खर्चा किया है मटेरियल का, वो यहाँ पर इररिलेवेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि अब आपको जो भी प्रोडक्शन करना है उसमें कॉटन की ज़रूरत नहीं है और वो खर्चा हो चुका है, उसका कोई रिकवरी उसकी हो नहीं सकती। ओके, सो दिस आर कंसिडर्ड एज ए रिलेवेंट कॉस्ट। मैंने आपको थ्योरी में भी समझाया और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्मेट में भी समझाया। तीसरे नंबर पे है डिफरेंशियल कॉस्ट, यानी कि जिसको हम पढ़ रहे हैं। सो ये है आपकी थ्योरी डिफरेंशियल कॉस्ट की। नाउ व्हाट इज़ डिफरेंशियल कॉस्ट? डिफरेंशियल कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक होती है इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एक होती है डिक्रीमेंटल कॉस्ट। ये सारी चीज़ें बेटा बीकॉम सेमेस्टर 6 में भी आ चुकी हैं, आप पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर आपका मास्टर है तो थोड़ा आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए, डिफरेंशियल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड डिक्रीमेंटल कॉस्ट 2 तरह की होती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन कॉस्ट इंक्रीजेस,
it is considered as incremental. When cost decreases, it considered as a decremental cost. Now before that, what is the definition of this differential costing? तो definition ये है कि when cost increases due to a particular decision, it is called incremental cost. आपका कोई decision आपकी cost को बढ़ाता है तो उसे incremental cost कहते हैं, और कोई decision आपकी cost को कम करता है, that is considered as a decremental cost. Okay? ढूंढते कैसे हैं? तो जैसे कि हायर लेवल ऑफ कॉस्ट, एक ज़्यादा कॉस्ट में से उसके नीचे वाली कॉस्ट माइनस करो तो आपको इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल मिलते हैं. एक एग्जांपल अगर हम ले लें इसका, तो एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि भाई सपोज आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो है 15 यूनिट बनाने की, वो 1500 है, और उसके आगे 14 यूनिट बनाने की कॉस्ट 1400 है. तो हायर लेवल में से एक लेवल माइनस करो तो 100, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल. कम हो तो डिक्रीमेंटल, पर ज़रूरी नहीं है कि 14 वाला ही माइनस करो. आप सपोज 10 बनाओ तो 15 और 10 का डिफरेंस देखो, समझ में आया? हायर में से लोअर, इंक्रीमेंटल एंड डिस्क्रीमेंटल. ओके, सॉरी डिक्रीमेंटल. और इसमें क्या हम लिख सकते हैं इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल में? तो इसके अंदर आपको ये याद रखना है इंक्रीमेंटल एंड डिक्रीमेंटल में कि डिफरेंशियल कॉस्टिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग टेक्निक के लिए यूज़ होती है, और उसके अंदर आप इनकम और कॉस्ट के डिफरेंस को काउंट करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्टिंग. आप सिर्फ डिफरेंस को कंसिडर करके डिसीजन लेने के लिए ट्राई करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्टिंग. ओके, इसके बाद एक है मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग का डिफरेंस. आप ऊपर शॉर्ट नोट्स करें तो भी, और अगर आप सीधा डिफरेंस करें तो भी आपको दोनों में हेल्प होगा. मैंने डिफरेंस को इस तरह से अलग अलग कर दिया है. दिस इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड दिस इज़ डिफरेंशियल कॉस्टिंग. ओके, मैं कहती रहती हूँ कि मैं, आप बोलना तो मैं आपको PDF दूंगी, बट आई एम लिटिल बिट बिजी, और ये भी मेरे लिए एक नया प्लेटफॉर्म है. मैं भी यहाँ पर नई हूँ, सिर्फ 3 महीने पुरानी हूँ मैं इस यूट्यूब में. तो मैं भी सोचती हूँ कि क्या क्या करूँ. सो देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि मैम आप इस तरह से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर हमें इस तरह से PDF दे सकते हैं. सो योर सजेशंस ऑलवेज वेलकम, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि आई एम न्यू इन दिस प्लेटफॉर्म. दूसरा कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी के पेपर आपको पुराने में सॉल्व कराओ. बहुत पुराने पेपर सॉल्व कराने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि 17, 18, 16, 15 तक जाएंगे. हाँ, MCQ आपके सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी. लेकिन लेटेस्ट के हिसाब से 19, 18 तक ठीक है. वो भी देखती हूँ मैं, आपको सॉल्व कराने का कोशिश करती हूँ, अदरवाइज़ PDF देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाना और उसको एडिट करना और उसको डालना, इट्स अ tedious वर्क, और नए नए लोगों के लिए तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है. चलिए, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग. ये डिफरेंस आप यहाँ पर जिस तरीके से मैंने दिया, ये पॉइंट आप याद रखें. तो यू कैन राइट डाउन डिफरेंस, और यू कैन राइट डाउन इवन शॉर्ट नोट्स. मार्जिनल कॉस्टिंग और डिफरेंशियल कॉस्टिंग की शॉर्ट नोट भी लिख सकते हैं. चलिए, सबसे पहला डिफरेंस कि मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट नहीं है, डिफरेंशियल कॉस्ट में है. ओके. दूसरा, अकाउंटिंग सिस्टम. मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दी है, लेकिन डिफरेंशियल कॉस्टिंग नहीं करती. आपने देखा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग के हमने सम करे हुए हैं, हमने उसके चैप्टर्स करे हुए हैं, तो वो इनकॉर्पोरेट करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ, बट डिफरेंशियल नहीं करती. अगेन, मार्जिनल कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट इंक्लूड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, marginal costing and everything. This is actually a difference. Differential costing is what? It is actually a difference. This is not actually a difference. It is everything. Marginal costing. Decision making के लिए marginal costing is useful, but in a short term. Why in a short term? Because marginal costing fixed cost को include नहीं करती है. Whenever you include fixed cost, ना you are talking about the long term. याद रखिए, variable cost is very important. अब बोलेंगे मैम डिसीजन लेने के लिए सबके लिए वो ज़रूरी है, लेकिन जब तक आपकी कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट नहीं आता, आप शॉर्ट टर्म तक ही सीमित हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकते. जबकि डिफरेंशियल कॉस्टिंग में दोनों ही इंक्लूड है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म. ओके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लिखा है, यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म भी लिख सकते हैं, साथ में ये भी लिख सकते हैं कि इसमें दोनों ही कॉस्ट है. चलिए, टेक्निक. तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर आपको याद होगा चैप्टर हमारा BCom सेमेस्टर 6 में, तो उसमें हम बोलते थे मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ अबाउट BEP एनालिसिस, और इसके अंदर जो अप्रोच यूज़ होता है वो कंट्रीब्यूशन अप्रोच यूज़ होता है. कौन सा वाला? S - V = C. दिस इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन अप्रोच.
आपको ये सब सीखना हो तो मेरे बीकॉम सेमेस्टर 6 की इंग्लिश और गुजराती मीडियम की कैपिटल बजटिंग के वीडियो देखिए, और उसमें नहीं सॉरी नॉट कैपिटल बजटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग के वीडियो देखिए, आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसके अंदर डिक्रीमेंटल कॉस्ट डिफरेंशियल कॉस्टिंग में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को यूज़ किया जाता है टू टेक अ डिसीजन। तो टेक्निक क्या होती है भी, कितनी कॉस्ट बढ़ी और कितनी कॉस्ट कम हुई। ओके, स्कोप, इसका नैरो स्कोप है, इसका वाइडर स्कोप है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक कॉस्ट है, इसमें सब कुछ है। ओके, सिमिलरिटीज़ भी है। ये दोनों ही कॉस्ट को प्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट के बारे में डेटा देते हैं। ये दोनों ही डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं, भले शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बट फॉर अ डिसीजन मेकिंग। जब हमारे धंधे में फिक्स कॉस्ट का इतना इंपॉर्टेंस ना हो या फिर इतनी चेंज ना होती हो तो दोनों सरखे ही हैं, क्योंकि डिफरेंशियल में फिक्स और मार्जिन में फिक्स नहीं है। एंड ये दोनों ही कॉस्ट के बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, यानी कि कॉस्ट कैसे चलती है उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेते हैं। ओके, आई होप यू गॉट द डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट नंबर 5 इज संक कॉस्ट। संक कॉस्ट यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये अगर आप कभी आगे फ्यूचर में इंटरव्यू में जाएँ तो ये एक चीज़ है जो आपको पूछी जा सकती है कि डू नो अबाउट संक कॉस्ट। व्हाट इज संक कॉस्ट? संक कॉस्ट मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो कॉस्ट जो हो चुकी है, जो इरिकवरेबल है, आप कुछ भी करेंगे आप वापस नहीं ले सकते, जो डिसीजन मेकिंग के लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि ये पास्ट है। संक, हिस्टोरिकल, पास्ट कॉस्ट, ये सब एक ही नाम है, और ये इसलिए है क्योंकि ये हो चुकी है, ये वापस नहीं मिल सकती। लिखा ना पास्ट कॉस्ट। ये संक कॉस्ट का एग्जांपल वो मटेरियल वाला मैंने बताया ना, कॉटन वाला, ये एग्जांपल है। आपने जो मटेरियल गोडाउन में भर दिया है उसका अगर कोई यूज़ नहीं है, या फिर वो पेरिश हो चुका है, वो ख़राब हो चुका है, तो ये संक कॉस्ट उसका एग्जांपल है। एंड द नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये लर्न करके ही जाना है एग्जाम में बाय डिफ़ॉल्ट। ये रही आपकी बुक में पेज नंबर 13 पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वैकल्पिक पड़तर। ओके, नाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो सेकंड लाइन पर है, मैं पहले पढ़ लेती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। व्हेन अ मैनेजर इज कंसिडरिंग 2 अल्टरनेटिव्स एंड सिलेक्ट वन, जब आपके पास 2 अल्टरनेटिव है और आप एक सिलेक्ट करते हैं, ही हैज़ दस फॉरगॉन द इनकम फ्रॉम द सेकंड अल्टरनेटिव। अब जिसको भी सिलेक्ट करते हैं आप दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, बट ऑब्वियस आपको एक ही सिलेक्ट करना है और दूसरे को छोड़ना पड़ता है। जो दूसरे अल्टरनेटिव को आप छोड़ते हैं उसका जो भी बेनिफिट आपको मिल सकता था उसको आप छोड़ते हैं। अल्टरनेटिव छोड़ने का मतलब है उसके अंदर के बेनिफिट को छोड़ना, एंड दैट इनकम जो आप छोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एवरी बिजनेस, एवरी कॉमर्स, एवरी एंटरप्रेन्योर, हर कोई इस फंडे पे काम करता है। अगर मैं आज पेप्सी का बिजनेस करूँगी और पेप्सी बेचूंगी और प्रॉफिट कमाऊंगी तो मेरे लिए वो हर एक कोल्ड ड्रिंक जो ऑर्गेनिकली है या फिर फ्रूट है, फ्रूट ड्रिंक है, जिस ऑल्टरनेटिव को मैंने छोड़ा है उसके अंदर से अगर मैं जितना भी प्रॉफिट कमाती, दैट इज कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड दैट्स वाई बिजनेसमैन ऑलवेज ट्राइंग टू गेट मोर देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो ऑल्टरनेटिव को छोड़ा है उसकी इनकम से हमेशा ज़्यादा कमाने की कोशिश हमेशा बिजनेसमैन करता है। ओके, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या 2 बनाना चाहते हैं या इसको छोड़ के उसको बनाना चाहते हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है, बहुत ही पुराना अप्रोच है, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल एंड रिलेवेंट अप्रोच है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे टाइम जाता है वो उसकी वैल्यू कम हो जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? तो वैल्यू ऑफ बेनिफिट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव। 2 अल्टरनेटिव है, सपोज आपके पापा आपसे कहते हैं कि बेटा बिजनेस कर ले या तो जॉब कर ले, दोनों में से कुछ कर ले। अगर आप जॉब करते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो हर महीने जो फिक्स सैलरी आपके अकाउंट में जमा होती बाय डिफ़ॉल्ट वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, डेफिनेशन आपको कैरेक्टरिस्ट में लिख देनी है, एंड उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आप बेनिफिट को रिजेक्ट करते हैं जो आपको मिलता अगर आप वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपकी बुक में यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 ये 1 2 3 पॉइंट दिए हैं। ये जैसे मैंने कहा कि इसको आप एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ओके, नाउ थोड़ा एग्जांपल मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के देती हूँ। जैसे कि आप अगर मशीन और मैनुअल दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, अगर आप मशीन को सिलेक्ट करते हैं तो मैनुअल को आप जाने देते हैं, तो उसके जो बेनिफिट है उसे सेक्रीफाइस कर देते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप ये कहें कि अगर आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप
अकाउंट में एफडी रख देते हैं और इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, तो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ लिमिटेशन क्या है, तो इसके सिर्फ 2 ही लिमिटेशन हैं हाल फिलहाल। पहली लिमिटेशन है कि ये मान के चलना कि हर एक चीज़ का ऑल्टरनेटिव है। वैसे तो आज की तारीख में है, हम लोगों ने ढूंढ लिए हैं तरह तरह के ऑल्टरनेटिव, तरह तरह के चॉइसेस के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिसीजन में आपके पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। कुछ कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू सिलेक्ट वॉट एवर इज़ गिवन टू यू। आपको जो भी दिया जाता है उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इन दैट केस ये फंडा काम नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ है मोबिलिटी। हम ये मान के चलते कि ईच एंड एवरी प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैज़ अ मोबाइलिटी, यानी कि आपके पास जो भी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो सब आपके हिसाब से चलेंगे और वो सब इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या घूम सकते हैं। तो एक जो ह्यूमंस हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, हम आपकी जनरेशन तो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से कि इन सब छोटे छोटे नैरो माइंडेड नहीं हैं, वो अपने काम के लिए कहीं भी जा सकते। लेकिन था एक ज़माना जब लोग ट्रांसफ़र के लिए बहुत पागल होते थे, आज भी होते हैं, और कई बार ट्रांसफरेबल जॉब सिलेक्ट नहीं करते थे क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना सही नहीं लगता था। तो इन दैट केस ईच एंड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़रूरी नहीं कि वो मोबिलिटी हो, और इसीलिए ये वाला कि ऑल्टरनेटिव है और सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये फंडा यहाँ काम नहीं करता है। तो ओनली 2 लिमिटेशंस आर देयर, बट वो भी बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम उसे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट। ओके, तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगी डिफरेंशियल कॉस्टिंग का। इस पार्ट में इतना ही। आपको मैंने जितनी कॉस्ट अभी पढ़ाई, कौन कौन सी पढ़ाई, मार्जिनल, डिफरेंशियल, मार्जिनल और डिफरेंशियल का डिफरेंस, रिलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट, ये आप मेरे बताने के बाद आप उसे एक बार रिवाइज कर लें, देन यू आर डन। आपकी ये डिफरेंशियल कॉस्टिंग में ये कॉस्ट वाला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में और भी ज़रूरी चीज़ें, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट, लीज और बाय, मेक और बाय, ड्रॉपिंग प्रोडक्ट लाइन, ये वाला पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो 2 पार्ट में हम ये यूनिट 3 ख़त्म करेंगे। आई होपफुली आपको समझ में आया होगा। गिव मी योर सजेशंस, गिव मी योर आइडियाज़, सजेस्ट मी कि आप और क्या करना चाहते हैं। यहाँ थ्योरी मैंने वो देख लिया कि आपको पेपर सॉल्व करना है, तो इस तरह से तो 19 का पेपर तो सॉल्व हो ही जाएगा, MCQ भी हो जाएगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। पुराने के पेपरों के बारे में मैं सोचती हूँ। चलो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।